बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ स्टूडेंट्स हैं राइट जिनका पाकिस्तान नेवी में सिविलियन का इंटरव्यू है राइट, और 5 जनवरी को है, कुछ का 6-7 को ऑनवर्ड 15 जनवरी तक इंटरव्यूज कंटिन्यू रहेंगे। अब पाकिस्तान नेवी में इंटरव्यू हो या पाकिस्तान एयरफोर्स में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सिविलियन इंटरव्यू हो, सिविलियन की बात की जा रही है, कोई भी इंटरव्यू आपका है, तो इस वीडियो को सुन के आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, 3-4 बातें। जितने भी सिविलियंस इंटरव्यूज होते हैं उनमें 3 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिकमेंडेशन होने की। सबसे पहली कंडीशन ये कि आप लोगों को ये पता होगा कि यूनिफॉर्म पर्सन जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो रेशो होती है सेक्शंस की, वो होती है एज इफेक्ट। यानी एक जगह पर आपको चाहिए 21 साल की उम्र तक बच्चे यूनिफॉर्म में, लेकिन वहाँ 19 साल का लड़का आया हुआ और 21 साल का भी आया हुआ है, तो आप किसे रखोगे? 19 साल वालों को। 20 साल 21 साल वाले, यानी अगर आप यूनिफॉर्म पर्सन की फील्ड में जाते हो तो वहां पर जो डेडलाइन ऑफ द एज होता है ना, उन लोगों को कम रखते हैं। लेकिन अगर आप सिविलियन इंटरव्यूज की तरफ जाएंगे तो वहां डेडलाइन वाले लोगों को ज्यादा रखते हैं। मिसाल के तौर पर यूनिफॉर्म पर्सन जो कोई ज्वाइन करेगा 18, 19, 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 20 साल की उम्र जो ज्वाइन करेगा वो उस जॉब को छोड़ेगा ही नहीं, छोड़ नहीं सकता ना, तो लॉन्ग टर्म के। और दूसरी बात, वो यंग होगा, 21 साल से पहले वाला होगा, फ्रेश होगा, उसे समझाना आसान होगा। लेकिन जो 21 साल का होगा उसे थोड़ी बहुत ठोकरें लग चुकी होंगी, उसका माइंड थोड़ा हार्ड हो चुका होगा, उसे कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत कम एज में लोग फोर्सेज में अफसर चले जाते हैं। उस एज में उन्हें अपने मुताबिक ढालना क्या होता है, आसान होता है, रूटीन वाइज लेके आना होता है। दूसरा पॉइंट, जो सिविलियन की जॉब है, सिविलियन में कम एज वाले लोगों को इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि कम एज वाला बंदा कोशिश कर रहा होता है आगे बढ़ने की। जैसे एक बंदा किसी सिविलियन डिपार्टमेंट में हो गया 22 साल की उम्र में, तो और वहां पर उम्र 25 साल की उम्र तक लोग अप्लाई कर सकते थे। तो अब 22 साल वाले के क्यों नहीं रखेंगे, 25 साल वाले के क्यों रखेंगे? 22 साल वाला होने के बाद तालीम को कंटिन्यू रखेगा और कहने के पीपीएससी एपीएससी का टेस्ट देकर जॉब छोड़ के निकल जाएगा। लेकिन सिविलियन में एक अपर एज वाला, यानी जिस जॉब के लिए 25 साल की उम्र रिक्वायर्ड थी और 25 साल वाला बंदा आ गया, तो उसे इसलिए रखेंगे थक चुका है भाई, इसे कोई जॉब नहीं मिली, अब इसे जो मिलेगी इसे छोड़ेगा नहीं। तो इसमें जैसे कि किसी एज में आपको 30 साल की उम्र तक रिक्वायर्ड है, उसमें आपकी 28 से 29 साल है, तो उसमें आपके सिलेक्ट होने के रेशो ज्यादा होते हैं। उन्हें पता है ये मरेगा यहीं पे, अब ये कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे जितना उसने घूमना था, ये मास्क के अंदर हंस रहा है, जितना उसने घूमना था घूम लिया, अब ये कहीं घूमने नहीं जाएगा, ठोकरें लगने से लगी, अब ये टिक क्या करेगा और मेहनत भी ज्यादा करेगा। मतलब क्या, वो यंग पर्सन क्या होता है, अच्छा तो जरा सा कोई प्रेशर डालो, अच्छा मैं दुबई चला जाता हूँ छोड़ के, मैं सऊदी अरब चला जाता हूँ, वो एक्शन लेता है, फटाफट छोड़ता है, चेंज करता है, शर्ट छोड़ता है, चेंज करता है, इस तरह करता है। ये चीज होती है सिस्टम में। जैसे कि अगर मेरी बात, मैं लगातार जॉब पे जॉब छोड़ी जा रहा था, छोड़ी जा रहा था, छोड़ी जा रहा था, छोड़ी जा रहा था, जॉब पे जॉब, इतनी जॉब छोड़ी कि उस टाइम एज वो थी, मुझे पता था मिली जा रही, छोड़ी जा रही। लेकिन अब अगर मुझे कहे कि आप अपनी फील्ड को चेंज करें, तो मैं नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा तजर्बा 9 साल के इस फील्ड में हो चुका है, मैं इस चीज को कंटिन्यू रखना है। तो इसी तरह एज अफेक्ट करता है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, माई सेल्फ, जो आप लोग बचपन से लिखते आ रहे हो, मायने में दे। इसमें 3 चीजें कभी मेंशन ना करें। पहली चीज, अपनी परसेंटेज मेंशन ना करें मैट्रिक वगैरह की, ये लिख दें आई डिड मैट्रिक फ्रॉम दिस ईयर और दिस कॉलेज, आई डिड मैट्रिक फ्रॉम दिस परसेंट, 90% मार्क्स, 80% मार्क्स, इसे शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। आपकी स्टडी में जो गैप है 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, उसे भी आप काइंडली कोशिश करें कि फ्रेशली कंडीशन पे ना लेके जाएं, बल्कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम को मत बताएं, बल्कि उन्हें बताएं मेडिकल इश्यूज हैं, आपके मामा पापा बीमार थे, उनकी खिदमत में लगा रहा, ये वो, इस तरह करके आप उसे डिले कर दें। लेकिन अगर आप ये बोले कि मैं बहुत गरीब था इसलिए नहीं पढ़ सका, तो मेरे ख्याल से ये एक नेगेटिव पॉइंट आता है। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को एक ही चीज समझाई है, सारे स्टूडेंट्स को, कि भाई आप भूखे भी हो ना, आपने मांगना नहीं। अगर कहना पेट भरा हुआ यार, अल्लाह का शुक्र है, जो भी परेशानी चल रही है चलना दे, अल्लाह का शुक्र है, इससे आपको सेल्फ एक पावर मिलती है बंदे के अंदर। थर्ड पॉइंट जो इंटरव्यू में मैटर करता है वो है, आपका कोई सवाल का जवाब गलत हो गया, सवाल का जवाब क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, तो आपने अगले सवाल का जवाब को ऐसे देना है जैसे पिछला गलत हुआ ही नहीं है। होता ही है कि जब एक सवाल का जवाब गलत दे देते हैं तो आप वो फेस इंप्रेशन, दुखी और थका हुआ चेहरा ना आखिर तक लेके चलते हैं कि यार मेरे से गलत हो गया। आप अगले मिनट में चेंज हो जाए, वो भूल जाएगा, वो भूल जाएगा आपसे गलत हुआ। दूसरा, हमारे बिहाइंड द कैमरा 2 लोग बैठे हैं, उन दोनों की जिंदगी आप दोनों के लिए बहुत अहमियत रखती है, जो सुनने वाले हैं। पहला पॉइंट, एक शख्स वो जिसकी उम्र 28 साल, जिसने अपनी उम्र में
डिग्रीज भी वक्त पे मुकम्मल की, सब चीज़ें वक्त पे की, और उसके बावजूद भी वो उस तरीके से अभी तक सेटल नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। और एक बच्चे उसके पीछे लड़का बैठा है जिसकी उम्र 21 साल, और उस लड़के की सिर्फ एक सप्ली आ गई ग्रेजुएशन के अंदर, पूरी ग्रेजुएशन क्लियर है, एक सप्ली आ गई। अब जिसकी सप्ली आई है वो ये सोच रहा है कि काश सप्ली क्लियर हो जाती तो भी मैं ये बन जाता, और उसके सामने जो 28 साल का लड़का बैठा है वो सप्ली भी नहीं आई, सब चीजें क्लियर है, लेकिन 6 साल उसे कोई नौकरी नहीं मिली। 6 साल उसे कोई सरकारी नौकरी या कोई परमानेंट जॉब उसकी नहीं हुई। अब 6 साल वाले जो 6 साल बंदे के जिसके वेस्ट हुए, वो अगर उसे कोई कहता है कि तेरी 6 साल तक सप्लियां आती रहती भाई साहब आपकी, तो दुख होता होगा? कोई दुख नहीं, क्योंकि 6 साल वैसे भी तो मेरे जाया हुए। लेकिन 21 साल वाले बच्चे को समझ नहीं आ रही। तो लाइफ में ये चीज को समझो भाई, अगर आप कहीं डिग जाते हो, डाउन हो जाते हो, कोई मसला नहीं यार, दोबारा उठ जाओ, मूव फॉरवर्ड। फिर गिरते हो फिर उठ जाओ। देखो जिंदगी तो एक मजेदार गेम है, एक इतनी खूबसूरत गेम है जिसमें आपको 3 चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचपन से सिखा दी। पहली चीज, भूखा रहना सिखा दिया रोजों में, सुबह खाते हो, रात को खाते हो, दोपहर में नहीं खाओ तो जिंदा रहते हो, पानी पिए बगैर भी जिंदा रह सकते हो। जहाँ हालात खराब हो रोजे रखने शुरू कर दो। दूसरी चीज अल्लाह ताला ने आपको सिखा दी, वो ये है कि मेहनती शख्स कामयाब होता है, पढ़ा लिखा होना या ना पढ़ा लिखा होना इंपॉर्टेंट नहीं मैटर करता। अगर आप ये कहो कि भाई एक कामयाबी जो है वो तालीम में है, तालीम में शऊर है, कि आप तालीम याफ्ता हैं, तो आप कहेंगे भाई मैं इस पीर साहब को नहीं मानता, ये तो खुदा ही नहीं। लेकिन अक्सर आपको पीरों के सामने ढेर मुरीद नजर आएंगे, वो सारे ही नालायक होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं, उनका शऊर नहीं होता। शऊर वाला बंदा अमीर नहीं होता, लेकिन वो गुमराह नहीं होता। जिसके पास शऊर ना हो वो गुमराह हो जाता है, पैसा चाहे जितना भी ज्यादा। तो अगर आपके पास इल्म है, तालीम है, तो आपने उससे मुतमिन रहना है, उसके पैसे की अवज में नहीं पड़ना, और जो गलती हुई है उसे सुधारना है। फिर सुधर जाएंगे 4 महीने, ये कौन सा मुश्किल है। अगर हो भी जाती पास तो फिर भी 4 महीने ना मिलती, फिर क्या कर लेते, फिर क्या कर लेते। तो मैं इस तरह की टेंशन बच्चों को कभी भी नहीं देना चाहता, घर वाले भी टेंशन डालते हैं। और एक बात है मेरे को, अगर मैं जो आपको प्रेशराइज कर रहा है, उस भाई साहब को दिखाएं आईना और देखें कि उस भाई साहब ने कौन सी मेहनत करके चीजें की हैं, उस भाई साहब ने कितनी मेहनत की है। तो आप कहोगे नहीं ये बोल नहीं सकते, बाकी सब ठीक है, बात तो आपकी सच है, लेकिन उसके सामने बोल नहीं सकते। ठीक है, समझ आई। तो ये मैं रखा, अगर आपके घर में इस तरह करते, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हमारे पास बच्चा बैठा है सैम, आप मेहनत ही नहीं करते, आप पढ़ते नहीं हो, आप किताब खोल के बैठे हो, आप देख रहे हो घर वाले बोल रहे हैं ये है वो है, ताने मार रहे हैं, काम पे डाल देंगे, फलाना फलाना, तो फिर गलती है आपकी। अगर आपसे हफ्ते भर में 2-3 चैप्टर भी याद नहीं होते ना, फिर गलती है आपकी। अगर अल्लाह ने आपको एक सेमेस्टर में क्लियर करा दिया और सेकंड में आप फिर भी नहीं पढ़ते, तो फिर अल्लाह आपको सेकंड में फेल करा देगा। क्या करा देगा? क्योंकि बस अल्लाह ने इतनी सपोर्ट करनी थी, और क्या अल्लाह पूरी मैटर कैसे नालायक तरीके से पास कराता रहे आपको। है भाई, थोड़ा पुश पुश दे दिया आपको, खड़े होना सीखो। भाई साहब तो लेट ही गए, नहीं भैया अल्लाह उठाएगा मुझे, अल्लाह फिर उठा लेगा बेटा, किताब में नहीं उठाएगा, दूसरा उठा लेगा। पता चलेगा पेपर कहीं और हो रहे हैं जन्नत में। हाँ जी उस्मान साहब, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप? वो तेरी खैर इतने सवाल लेके आ गए, कहाँ से आते हैं ये लोग। इतने सवाल, 150 सवाल लिख के ले आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, झटका दे दिया, झटका। हाँ। ऐसे बंदा किसी मौलवी से, मौलवी पूछे लड़के को है ना महफिल में कोई सवाल, एक लड़का ना कागज लेके ऐसे खड़ा हो जाए, तो क्या है सर जी 200 सवाल है, ओ बैठ जाओ सवाल पूछ, दिल नहीं गुजारना यहाँ पर। हाँ जी, आपको किसने मोटिवेट किया? किसी का नाम ले देना, अगर आपको हम लगते हो तो हमारा नाम ले देना, तो कोई और लगता है कोई और नाम लेना, जिस मर्जी का नाम ले सकते हैं। जी, गोल ये कि सर अच्छी जगह शादी हो जाए मेरी, क्योंकि मैंने सुना है अपने सरवकार से कि अगर लड़की समझदार हो तो फकीर को अमीर बना देती है, और लड़की समझदार ना हो तो अमीर को फकीर बना देती है। तो मेरा सेकंड फोकस यहीं पे है, इससे उसके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, शायद वो रिश्ता ही तलाश करके दे दे। तो कहा बेटा ये एक लड़की और है जिसका इंटरव्यू हो रहा है, तो चलो तुम दोनों को मैं करता हूँ बात।
रिग्रेट मतलब कोई जिंदगी में कुछ सोच तो क्या उसमें क्या है? क्या ना, अफसोस एक ही है, बचपन में मेरा भाई था और मैं, हम सड़क पे जा रहे थे, मामा ने उसे 2 आइसक्रीम दिलाई थी, मुझे 1, बस बड़ा दुःख था उस बात का। मैं ये कह रहा कि मैं अपनी दादी को बुरा करवाना चाहता हूँ, वो नहीं करवा नहीं, सकता। नहीं, वो जन्नत में जाके उम्रा करनी है, ये कौन सा है, दादी को उम्रा नहीं कराना। इसमें मतलब ये तो बात मजाक नहीं चलेगा। क्या ना जी, रिग्रेट नाम की लाइफ में कोई चीज़ नहीं है, जो सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा कोई बड़ा वाकया नहीं जो मैं सुनाऊँ। ज़िंदा हूँ, कभी मरा भी नहीं आज तक। हाँ, 2 बारी मरने की कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं मरा। सरवकार ने बचा लिया। उन्होंने बताया कि 6 लाख रुपए चाहिए मरने के लिए। दोबारा मैं जॉब करूँगा, फिर पैसे जोड़ूँगा, फिर मरूँगा। सर ये मतलब कि मतलब अभी चैलेंजेस यूथ कैसे करंट सिचुएशन में यूथ कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करिए सर? सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो है अनएजुकेशन सिस्टम। हमारा जो सिस्टम है ना, वो एजुकेशन के लिहाज से प्रॉपर नहीं है। जिस तरह दुनिया एजुकेशन में तरक्की कर रही है, हम लोगों ने किताबों में वैसी तरक्की नहीं की। दूसरी बात ये है सर, यहाँ पर जस्टिस सिस्टम नहीं है, इंसाफ नहीं होता। गरीब को इंसाफ नहीं मिलता, अमीर को मिल जाता है। ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। ये रिश्ते तो महंगाई और बेरोजगारी ना, 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 महँगाई तो नहीं, महँगाई तो पूरी ज़िंदगी है, पाकिस्तान जब बना जब की महँगाई है। बेरोजगारी भी लेकिन नहीं, मतलब बेरोज़गारी पाकिस्तान में जॉब है, जैसे माँगने वाले हैं। कितने से सर्दी थी सुबह? साकिब साहब, माँगने वाले टाइम पे आई थी ना? बंदा भाई ना निकले, वो टाइम पे थी। ये बेरोज़गारी यहाँ जॉब है ये। इसके लिए मिनिमम मैट्रिक बायो के साथ किया हो आपने 70% नंबर के साथ। फिर आप फ़कीर बनने के लिए पहले ट्रेनिंग लें 1 साल, फिर आप फ़कीर बन सकते हो। ये आसान काम नहीं है। एरिया ऐसे एरिया नहीं मिलता। आप माँगने जाए ना किसी गली में, दूसरे फ़कीर आ जाएँगे, कहेंगे अपना एरिया भाई। इसमें मतलब करप्शन में लेकिन करप्शन और नहीं, बेरोजगारी करप्शन में नहीं लिखनी ना। नहीं लिखना पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है। तो ये इंसाफ नहीं बोलते तो करप्शन नहीं आएगा। नहीं, जस्टिस वो अदालत में मसला है ना, इंसाफ नहीं करते वो लोग। बाकी करप्शन नहीं, पाकिस्तान तो वो ठीक चल रहा है। पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है। तो ये फिर उनको प्रॉब्लम को मतलब हम तो कैसे चाँद पे जाने वाले हैं। तो ये वो फिर तो हम नहीं प्रॉब्लम जा रहे, सर्दी बहुत क्या कह रहे? फिर मतलब ये पूछना कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। किस प्रॉब्लम का? ये मतलब ये जो पाकिस्तान जो जस्टिस सिस्टम। नहीं मतलब कि ये जो करंट प्रॉब्लम जो फेस कर रही है दो इनको चीज़ सर, प्रॉब्लम का जस्टिस, सिंपल जस्टिस, इंसाफ करें, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इंसाफ सर मेन चीज़ है। इंसाफ को लेके आने के लिए मेरिट पे फैसला करें। जज मेरिट पे आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जज को ना सेलेक्ट करे। प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से जज ले आता है। जिसकी जज की जो बारी थी, वो अभी जिस टाइम रिसेंटली जो जज थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो टॉप पे थे, उन्होंने जज बनना था, लेकिन उन्होंने उसे रिटायर कर दिया शबाशी साहब ने, अपनी मर्जी का जज ले आया। तो ये चीज़ गलत है। और किस बात? बस मैं पूछूँ आपसे, एक आर्मी इमोशनल प्रैक्टिकल आज यू इमोशनल और प्रैक्टिकल इसमें क्या जवाब है इमोशनल प्रैक्टिकल मतलब क्या है। सर, इमोशनल मतलब तो ज़रा सी बात पे रोना शुरू कर देना, या ऐसा कुछ हो जाना, दुखी हो जाना। सर नॉर्मल हूँ मैं सर। कोई ऐसा इमोशनल प्रैक्टिस का सिस्टम नहीं है। जो जिस तरह की सिचुएशन है वैसे ही है। अगर अम्मी बीमार होगी तो इमोशनल हो जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और क्या है। अब वो आपसे पूछते हैं कि आपने लास्ट टाइम वोट किसे दिया था, क्या जवाब देंगे? तो कहने को मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं था अभी इंटरेस्ट नहीं है, और अभी कह रहे आज़ाद उम्मीदवार को दिया था। दोनों जवाब कैसे दे सकते हैं आप? या तो आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपके मैंने आज़ाद उम्मीदवार को दिया था। क्या कहना है आपने? ज्यादा मेरे को वोट आ गया हाँ, आज़ाद उम्मीदवार को वोट दिया था वहाँ का। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, पाकिस्तान नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ और पाकिस्तान में के लिए सर्व करना चाहता हूँ। सही जवाब, सही जवाब होगा। तीसरा, अगर हम आपको ना रखें तो क्या करेंगे? सर इंशाल्लाह मैं पूरी भी है बस कोई सेकंड प्लान? अभी तक तो कोई प्लान है कांट वेट टू सी सेलेक्ट हो। अच्छा, इससे पहले जितने जॉब्स की हैं उनकी उनमें क्या क्या खामियां थी, आपको क्या लगता है? वो सारी जॉब अच्छी नहीं थी? सर अच्छी थी लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश थी कि बेस्ट जॉब को तो मैंने ये अगर हम आपको कहीं ट्रांसफर कर दें दूर शहर, जो आपके घर से बहुत दूर हो, तो क्या जान लेंगे, कराची वगैरह कहीं भी, और नाइट ड्यूटी भी कर लेंगे? ठीक है, ठीक है। शादी क्यों नहीं की अभी तक आपने? सर दो दिन रिश्ते देखे थे मतलब कि पेरेंट्स ने तो फिर बात नहीं हो सकी मुझे नहीं पेरेंट्स से भी देख तो जॉब मिलने के बाद शादी कर लेंगे आप? आपको क्या लगता है जॉब ना होने की वजह से शादी नहीं हो रही थी? नहीं ऐसी बात नहीं अल्लाह ने भी वो मेरे लिए बेहतर लिखा और इसलिए नहीं हो सकी। ठीक है। और फैमिली अलाउ कर रही है जॉब ज्वाइन करने के लिए? फैमिली मना तो नहीं कर रही?
कॉन्फिडेंस बड़ा लो लग रहा है आपका, वैसे ही है ऐसे ही या फिर सर बुलाना ठीक है। ऐसे थोड़ा सा आवाज होना इंशाल्लाह वीक लग रहे हैं? मेडिकल के इशू तो नहीं? ठीक है। लाइफ में थोड़ा अच्छा नहीं मुझे हाँ, लगता है, लाइफ में अच्छा नहीं लेकिन बहुत करता है। कुछ नहीं होता, नहीं में रोटी मिलती है, अच्छा खाना मिलता है, खाओगे सेहतमंद हो जाओगे। ओके, यू आर सिलेक्टेड इंशाल्लाह। ठीक है भाई, और कोई सवाल तो नहीं? आप लोगों के सवाल हो तो कमेंट लाजमी कीजिए, इंटरव्यू टेंशन फ्री होकर दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद ही कोई ऐसा जॉब हो जहाँ पर मैं गया हूँ जो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, उसकी वजह ये नहीं कि मैं बहुत काबिल हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं इंटरव्यू बड़े कमा देता था। अगर इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग होती और आप लोग सुनते तो आप लोग कहते सर जी कमाल इंटरव्यू, क्या इंटरव्यू देता था। इस तरह मैंने इंटरव्यू, इसलिए मैं आप लोगों को वैसे ही इंटरव्यू की तैयारी करा था। जैसे कि मैंने डीपीएस स्कूल था ये लालच चौक पे, वहाँ इंटरव्यू था लेक्चरर का। तो जब मैं गया तो पीछे 3 टीचर्स बैठे थे और मैं बैठ गया ऐसे, और सामने प्रिंसिपल साहब थे। अब मैं पीछे मुड़ के टीचरों को देख नहीं सकता था क्योंकि 3 पीछे बैठे, मैं सामने प्रिंसिपल साहब के रूम के चेहरे की तरफ हो गया। 3 पीछे बैठे, मैं जब इंटरव्यू हुआ ना तो जब भी मैंने इधर नहीं देखा, हालांकि देख मेरे ध्यान में नहीं था कि इधर कोई बंदे बैठे होंगे सौ पे। प्रिंसिपल साहब जी, और कार साहब आप मेरी तरफ फोकस करें, बैक साइड वालों को जी क्वेश्चन पूछें। अब बैक साइड वाले मेरे से क्वेश्चन पूछें और मैं जवाब दूं, फिर क्वेश्चन पूछें, फिर जवाब दूं। अब जवाब देते देते मुझे कहते हैं जी प्रिंसिपल साहब ने एक बात बोली, उन्होंने कहा जी वकार साहब आप कैसे पढ़ाएंगे क्लास में। मैं खड़ा हो गया मैं, क्योंकि खड़े होकर पढ़ाते हैं। खड़ा हुआ तो मैंने पीछे देख लिया बंदों को, और फिर मैंने कहा सबसे पहले तो आप सारे सीधे होके बैठे ना, क्लास में इस तरह थोड़ी बैठते हैं, ठीक है। तो क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने ये भी कहा था कि आप सपोज, मैंने कहा सर मैं यहाँ पर कैसे पढ़ाऊँ, तो उन्होंने कहा सपोज करें हम स्टूडेंट हैं, हम क्या है, तो मैंने कहा ये पाँव पे पाँव रख के नहीं, पाँव नीचे करके बैठे हैं, ऐसे बैठते हैं टीचर के आगे। चले जी आज हम पढ़ने लगे हैं कंप्यूटर के बारे में, ये चीज़, ये जो सब्जेक्ट था, मैंने उसके बारे में लेक्चर दिया 1 मिनट और प्रॉपर्ली देखे थे लेक्चर दिया, और मैंने कहा आप नोट डाउन ही नहीं कर रहे। फिर मैंने बीच में क्वेश्चन पूछना शुरू किया उनसे, अच्छा इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। मैंने एक के ना एक वैसे कि मैंने कहा कुछ नहीं होता, आस्ते आस्ते आपको चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। अब जब इंटरव्यू हो गया सारा, तो इंटरव्यू के मुझे कहते हैं कि जी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। मैंने कहा सर एक क्वेश्चन है। कह रहे जी। मैंने कहा सर इंटरव्यू लेने वालों ने सारे सवाल पूछे। कह रहे हैं मैं कहा कैन यू आस्क वन क्वेश्चन ऑल ऑफ देम। कहते यस। मैंने कहा सर एक सवाल मैं पूछूं इन सबसे। कह रहे इनका बहुत तजर्बा है। मैंने एक ही सवाल पूछा, किसी को नहीं आता था जवाब। मैंने कहा सर आपने किन्हें रखा हुआ है, उनकी नौकरियां खतरे में डाल दी। मैं कहा सर आपने किन्हें रखा हुआ है, इन्हें मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। और मैं इस तरह बता रहा था जैसे कि अब तो किताबें चेंज, मुझे वो कहते हैं कि लूप। मैं क्या क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 लूप, लेफ्ट साइड वाला पेज, वही कह रहे हैं ना आप। मैं तो वैसे देख रहा हूँ ये सफे नंबर बता रहा है मुझे ठीक है, तो मैंने ऐसे बता रहा हूँ उसका ये उसका ये उसका ये। तो इस तरह करके मैंने जो है ना वो चीज़ को किया। और ड्यूरिंग इंटरव्यू मैंने उन्हें कहा था कि सर मुझे कंफर्म कर देंगे मैं हूँ या नहीं, ताकि आई विल थिंक आई हैव टू ज्वाइन इट नॉट। तो वे अभी प्रिंसिपल साहब जानते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया सैलरी पैकेज और सब चीज़ें। उन्होंने कहा कि छुट्टी यहाँ पर 2:15 बजे तक होती है। सर मैं तो 12 बजे क्लोजअप चाहता हूँ, टाइम नहीं है, तो आप किसी और को रख लें नेक्स्ट टाइम। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी जो मैं आपको बोल रहा हूँ। कहीं शौके हो गई सारे काम ना कर लेना, ये मत करना, ठीक है। ये मैंने इसलिए किए थे क्योंकि मैंने वहाँ ज्वाइनिंग देनी ही नहीं थी। अगर ज्वाइनिंग देनी होती तो मैं ये बातें ना करता। मैं हर जॉब पे जाने से पहले ये सोचता था कि मैंने सीखना है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं देनी, इसलिए मैं खुल के जो मर्जी बोलता था, ठीक है। और वो भी ना पॉजिटिव पॉइंट से चला जाता था। तो आप जो इंटरव्यू दें पाकिस्तान नेवी के ना सिंपल सा देवान, इंशाल्लाह आप रेकमेंड होके आएंगे, अल्लाह पे यकीन रखें और आगे फिर पार्टी दीजिएगा। देखते हैं चरण होम अल्लाह हाफिज़।